एक शहर के ठंडे और नम कोहरे से ऊपर उठकर क्षितिज पर फूटता हुआ दिखता है एक विशाल ट्रायंगुलर मोनोलिथ। इसके नीचे बसा हुआ शहर बॉक्सनुमा कंक्रीट बिल्डिंग ब्लॉक से भरा हुआ है, लेकिन इस अजीब विशाल इमारत के सामने किसी की बिसात नहीं है। भाई ये आसमान में 1083 फीट तक पहुंचती है। ये थोड़ी डरावनी है, लेकिन असल में एक होटल है जो फ्रांस के एफिल टावर या न्यूयॉर्क की क्रिसलर बिल्डिंग से भी थोड़ी लंबी है। 39 लाख स्क्वायर फीट की यूजेबल फ्लोर स्पेस और 3000 कमरों के साथ ये दुनिया के कुछ सबसे बड़े होटल्स को टक्कर देने के लिए एक अच्छा खासा बड़ा है। इसमें कैसीनो और नाइट क्लब्स को भी शामिल करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसलिए आप सोचेंगे कि ये शोर शराबे से भरा होगा, लेकिन इस चमचमाते होटल में आज तक एक भी गेस्ट नहीं आया है। भाई ये हकीकत में लगभग 30 वर्षों से खाली पड़ा है। इतनी सारी जानकारी के साथ क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये गजब का लेकिन डरावना होटल कहां पर स्थित है? वेल, संभल कर बैठ जाइए, क्योंकि मैं वादा करता हूं कि मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उस पर आप विश्वास नहीं करेंगे। तो क्या आपने सोचा कि ये अमेरिका में कोई जगह होगी, या फिर रूस के किसी भुलाए हुए शहर में, या शायद चीन में? ये सोचना बनता भी है, क्योंकि ये सभी सुपर पावर्स हैं। लेकिन नहीं भाई, ये होटल असल में पृथ्वी पर सबसे दमनकारी देशों में से एक में है, नॉर्थ कोरिया। जी हाँ, ये है रयोगयोंग होटल, जो देश की राजधानी प्योंगयांग में है। जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए नॉर्थ यानी कि उत्तर कोरिया के डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया या DPRK के रूप में ऑफिशियली इसे जाना जाता है। ये किम परिवार की सोशलिस्ट तानाशाही द्वारा शासित है। 1948 से किम की 3 पीढ़ियों ने पूरी तानाशाही के साथ देश पर शासन किया। इसकी सेना, प्रधान नीतियों और दमनकारी शासन ने दुनिया भर में कई दुश्मन बना दिए। इन कारणों से उत्तर कोरिया के अन्य देशों के साथ अच्छे व्यापारिक या पर्यटन संबंध नहीं है, इसलिए उन्हें केवल एक वर्ष में लगभग 3 लाख विदेशी टूरिस्ट ही मिलते हैं। यह आपको अच्छे खासे नंबर लग रहे होंगे, लेकिन दक्षिण कोरिया के 1,75,00,000 की तुलना में ये शायद समुद्र में एक बूंद के जैसे हैं। तो फिर उन्हें 3000 कमरों वाले होटल की जरूरत कैसे पड़ गई भाई? इसे समझने के लिए हमें अपनी टाइम मशीन में कूद कर बैठना होगा और पीछे 1986 में जाना होगा। लेकिन भाई इस टाइम मशीन को चलाने के लिए यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ता है, इसलिए अगर आपने नहीं किया है तो नीचे दिए गए बटन को हिट कर दीजिए। हो गया? ग्रेट। अब शुरू करते हैं अपना टाइम ट्रेवल। तो हम हैं 1986 में। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच कोल्ड वॉर अभी भी भड़क रहा था और ये कोरिया तक फैल गया। नॉर्थ ने सोवियत को सपोर्ट किया, लेकिन साउथ ने अमेरिका को सपोर्ट किया, जिससे वे खराब संबंधों वाले पड़ोसी बन गए। लेकिन ये असली युद्ध घमासान से कम दिखावे की ताकत से ज्यादा लड़ा गया और दक्षिण कोरिया दिखावा करने में पीछे नहीं था। 1986 में एक दक्षिण कोरियाई फर्म ने सिंगापुर में द स्टैमफोर्ड होटल के कंस्ट्रक्शन में सहयोग किया था। उस समय ये दुनिया का सबसे ऊंचा होटल बना। दक्षिण 1988 के ओलंपिक की मेजबानी करने के लिए भी तैयार हो रहा था, जो उत्तर कोरिया को एक लोकतांत्रिक मिडिल फिंगर दिखाने जैसा था। लेकिन उत्तर कोरिया ने बौखलाने की बजाय बराबरी करने का फैसला किया। उन्होंने 1989 में युवाओं और छात्रों के वर्ल्ड फेस्टिवल का आयोजन किया, जो ओलंपिक का एक प्रकार का सोशलिस्ट वर्जन था। 22,000 पार्टिसिपेंट्स का इंतजाम करने के लिए प्योंगयांग के हवाई अड्डे का विस्तार किया गया। उन्होंने 1.5 लाख सीटों वाला एक नया स्टेडियम बनाया और 3000 कमरों वाले रयोगयोंग होटल का निर्माण शुरू किया। 105 मंजिला ऊंचाई के साथ ही दक्षिण से सबसे ऊंचे होटल का खिताब छीनने वाला था और इसने उत्तर कोरिया को नक्शे में पहचान दिला दी। इतना ही नहीं, आज दुनिया में केवल 21 इमारतें हैं जो कि 100 से अधिक मंजिलों की नुमाइश कर सकती हैं। इसलिए ये उस समय के लिए शक्ति का एक गंभीर प्रदर्शन था। हालांकि ये एक बहुत बड़ा काम था, क्योंकि उत्तर कोरिया के पास स्टील जैसा बहुत सारा एडवांस कंस्ट्रक्शन मटेरियल अवेलेबल नहीं था। इसलिए उन्हें उसी से काम चलाना पड़ा जो उनके पास बहुत था, कंक्रीट। लेकिन बिना पर्याप्त स्टील के सपोर्ट के इतने बड़े पैमाने पर गगनचुंबी इमारतों को बनाने के लिए सिर्फ कंक्रीट इतना दम नहीं मार सकता। यही कारण है कि इसे 3 विंग्स के एक सेट के रूप में डिजाइन किया गया था। प्रत्येक का झुकाव 75 डिग्री था, जो एक चौड़े बेस से शुरू होकर टॉप तक टेपर होते गए। वे टॉप की 15 मंजिलों पर आकर मिल गए, जिसमें वर्ल्ड क्लास रेस्टोरेंट होंगे, जिनमें से एक घूमेगा भी। इसमें कई ऑब्जर्वेशन डेक भी थे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये उत्तर कोरिया के आर्किटेक्चर के मुकुट में एक हीरा बनने वाला था। लेकिन ये वास्तव में एक बड़ा अगर निकला। तो इसका निर्माण 1987 में शुरू हुआ, लेकिन जब 1989 में फेस्टिवल का टाइम आया तो होटल कंप्लीट होने के आसपास भी नहीं था। उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम ने प्रोजेक्ट को पीछे धकेल दिया, लेकिन ये 1992 में ओपन होगा सुप्रीम लीडर किम सेकंड सुंग के 80वें जन्मदिन पर। लेकिन भाई 1991 में सोवियत संघ कोलैप्स हो गया और 1992 तक उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था भी गिर गई। फंड्स की कमी के कारण प्रोजेक्ट रुक गया, जिससे कंक्रीट का अधूरा पिरामिड प्योंगयांग के क्षितिज पर बड़ा भद्दा सा दिखने लगा। यार ये किम इल सुंग के बर्थडे गिफ्ट जैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। मामला और ज्यादा बदतर तब हो गया जब जापानी अखबारों ने खुलासा किया कि बिल्डिंग के निर्माण के लिए उत्तर कोरिया को $75 करोड़ की लागत आई थी। उस समय ये उनकी GDP का 2% था। यार मतलब जितनी भी गड़बड़ी हो सकती थी वो सब हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे प्रोजेक्ट शापित
स्थापित हो, और किसी भी भयानक शराब की तरह ये काफी समय तक चलने वाला था। 16 वर्षों तक ये अधूरा स्ट्रक्चर बिना खिड़कियों, फिक्सचर या फिटिंग के यहाँ पर रहा, यहाँ तक कि इसके टॉप पर फंसी जंग लगी पुरानी क्रेन भी उपयोग के लायक नहीं रही। वो लोग स्ट्रक्चर को गिरा सकते थे, लेकिन इससे बाकी दुनिया को पता चल जाता कि उन लोगों ने जो शुरू किया था उसको पूरा करने के लिए उनके पास फाइनेंस तक की ताकत नहीं थी। इसीलिए डेमोलिशन का ऑप्शन ना होने की वजह से उन्होंने उसे वैसा ही छोड़ दिया। इसका नया निकनेम था होटल ऑफ डूम। लेकिन इस अधूरे रह गए लैंडमार्क से सरकार इतनी शर्मिंदा हुई कि ऑफिसर्स की इसे फोटोशॉप करके स्काई लाइन की तस्वीरों से हटाने की रिपोर्ट आने लगी। हालांकि इसे पूरी तरह से नहीं त्यागा गया। बड़े फंक्शंस में इस स्ट्रक्चर को कुछ शानदार आतिशबाजी के प्रदर्शन के लिए उपयोग किया जाता रहा। लेकिन यार, अगर आपने पूरे देश की जीडीपी का 2% किसी चीज को बनाने में झोंक दिया है, तो आप उसे एक बड़ी रोमन मोमबत्ती की तरह तो यूज नहीं करेंगे, है ना। और फिर 2008 में किम जोंग सेकंड के शासनकाल में निर्माण फिर से शुरू हुआ। उत्तर कोरियाई सरकार ने मिस्र की कंपनी ओरसकॉम के साथ एक इन्वेस्टमेंट डील की। उनको देश में 3G नेटवर्क प्रदान करने के लिए भी पैसा दिया गया। वे शापित होने की बातों पर हंसते थे और $40 करोड़ का सौदा किया, जिसमें से $18 करोड़ होटल को कंप्लीट करने के काम में लगने वाले थे। और भाई, ये बात तो माननी पड़ेगी कि पिरामिड बनाने के मामले में मिस्रियों से बेहतर और कोई नहीं हो सकता। लेकिन फिर 1990 के दशक में यूरोपीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक विजिटिंग सदस्य को कंस्ट्रक्शन साइट में एंट्री की परमिशन दी गई। उसने दावा किया कि यह होटल रिपेयर करने की हालत में नहीं है। जोड़ाई बिखर रही थी, लिफ्ट शाफ्ट टेढ़े मेढ़े थे और कंस्ट्रक्शन मटेरियल की क्वालिटी काफी घटिया थी। फिर भी रियोगयोंग की नई ओपनिंग डेट की घोषणा कर दी गई 2012 में, किम सेकंड सुंग के अमर शासन की 100वीं वर्षगांठ पूरी होने के उपलक्ष्य में। ऐसा लगने लगा कि शराब आखिरकार खत्म होने वाला है। 2011 तक फाइनली इसका एक्सटीरियर कंप्लीट हुआ। बाहर की तरफ ग्लास पैनल लगाए गए जो उसे सुपर मॉडर्न और स्लीक लुक दे रहे थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि अंदर से ये बिल्कुल फिनिश नहीं हुआ। 2012 में जब इसकी ओपनिंग होने वाली थी, टूरिस्ट के एक ग्रुप को होटल के केंद्र में एक बार जाने की अनुमति दे दी गई। अगर वे इसके इंटीरियर को एक्सटीरियर से मेल खाने की उम्मीद कर रहे थे तो उन्हें बहुत बड़ी निराशा लगने वाली थी। दूर दूर तक बस कठोर और ठंडे कंक्रीट ने हर एंगल से उनका स्वागत किया। ना कोई फर्निशिंग, ना फिटिंग, ना फर्नीचर, यहाँ तक कि इसका पावर ग्रिड से लाइट कनेक्शन तक नहीं था। लेकिन कम से कम टॉप पर मिले व्यू ने निराश तो नहीं किया। फिर भी ये साफ था कि वर्ष के अंत तक रियोगयोंग के खुलने के लिए चमत्कार की जरूरत होगी। 2012 के अंत में जर्मनी लग्जरी होटल ग्रुप केम्पिंस्की ने हैरत अंगेज रूप से घोषणा की कि उसके मैनेजमेंट में रियोगयोंग 2013 के मध्य में पार्शियल रूप से खुल जाएगा। उस खासम खास 100वीं वर्षगांठ का जश्न मनाने के लिए ये थोड़ा लेट जरूर था, लेकिन भाई मैं शर्त लगा सकता हूं कि उत्तर कोरियाई सरकार अब इसे बस किसी भी तरह कंप्लीट करना चाहती थी। लेकिन कुछ महीने बाद अभिशाप फिर सामने आया, जब बिना किसी चेतावनी के केम्पिंस्की ने डील से अपना हाथ खींच लिया। नए नवेले सुप्रीम लीडर किम जोंग उन बहुत से खतरनाक न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे थे, जिसके कारण उत्तर कोरिया पर लग्जरी इंपोर्ट आइटम्स के भारी प्रतिबंध लगाए गए। अब केम्पिंस्की के लिए अपने लग्जरी होटल में लग्जरी आइटम लाना नामुमकिन हो गया, जिससे इस बड़ी डील पर पानी भर गया और इसलिए वे जल्दी और चुपचाप बाहर हो गए। ऐसी भी अफवाहें थी कि केम्पिंस्की को होटल के स्ट्रक्चर की मजबूती पर भरोसा नहीं था और आगे जाकर उनके संदेह का ठोस कारण भी हुआ। 2014 में प्योंगयांग में एक 23 मंजिला अपार्टमेंट की इमारत अचानक से ढह गई। माना जाता है कि लगभग 92 परिवार इस दुर्घटना में दुखद रूप से मारे गए। राज्य मीडिया ने बताया कि निर्माण ठीक से नहीं किया गया था। अब भाई, उस एरिया में एक होटल में इन्वेस्ट करने वाला कोई ये सुनेगा तो क्या सोचेगा। इसलिए किम की परमाणु हरकतों और प्योंगयांग के कंस्ट्रक्शन निर्माण संकट ने विदेशी इन्वेस्टर्स को डरा दिया। होटल और अगले 3 वर्षों तक अछूता ही रहा। 2017 तक इकोनॉमी बर्बाद करने वाले इस होटल का कंस्ट्रक्शन शुरू होने को 30 साल हो चुके थे, लेकिन ये शुरू नहीं हुआ था। 2016 में एकदम से कुछ गतिविधियां देखी गई थी, जिसमें सबसे ऊपर के कई कमरों में रोशनी दिखाई दी, लेकिन होटल ऑफ डूम बंद रहा। कई लोगों को यह संदेह था कि कभी नहीं खुल पाएगा, जबकि कई दूसरों को यह शक था कि इसे गुप्त रूप से किसी और चीज में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है, जैसे कि किसी शैतान का अड्डा या शायद एक विशाल इंडो वाटर पार्क। खैर, उन्होंने जो भी सोचा हो, यह अभी बंद है। लेकिन फिर 2018 की एक रात होटल का सबसे ऊपरी हिस्सा अचानक से रंग में आ गया। अंधेरे में एक चमकदार लाल बीकन की तरह होटल के पिरामिड के ऊपर उत्तर कोरियाई झंडा लहरा रहा था। कुछ महीने बाद रियोगयोंग का पूरा फ्रंट वाला फेस भी रात में चमकने लगा और कई तरह के इमेजेस और शॉर्ट रिपीट होने वाले मीडिया दिखने लगे। ये जल्दी ही शाम के समय की एक विशाल प्रोपेगेंडा मशीन बन गई, जिसमें कई तरह के राजनीतिक नारों के साथ 4 मिनट का एक लूपिंग प्रोग्राम प्रदर्शित किया गया। हालांकि इसके टॉप पर जो कोन था वो एक विशाल उत्तर कोरियाई झंडा प्रोजेक्ट करता था। कहते हैं कि ये अभी भी हर शाम 7 बजे से रात 10 बजे के बीच रोशन हो जाता है, लेकिन उस तरह के अंधेरे में ये स्वरून की हमेशा सतर्क रहने वाली नजर जैसा दिखता है, जैसे उत्तर कोरिया पहले से ही मॉडर्न जैसा नहीं था। मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर आसपास कुछ हॉबिट सबसे करीबी वॉल्केनो का रास्ता पूछ रहे हो भाई।
लेकिन एक मिनट ठहरिए, आखिर ये जायंट लाइट डिस्प्ले आया कहां से था? ये पता चला कि 1 लाख से अधिक एलईडी से बनी एक विशाल लाइट की दीवार को ओरसकॉम द्वारा गुप्त रूप से इंस्टॉल और फाइनेंस किया गया था। यार ये लोग वास्तव में जानते हैं कि एक पिरामिड कैसे बनाना है। आप सोच रहे होंगे कि 2 मौकों पर ओरसकॉम ने एक होटल बनाने में मदद करने की पेशकश क्यों की है, जब उनका सौदा खासतौर से 3G नेटवर्क कवरेज के लिए था। वेल, यदि आप रेवयोंग को करीब से देखते हैं तो ये पता चलेगा कि होटल के टॉप पर एक तरह का सिंगल टावर है, जो मुझे लग रहा है कि ओरसकॉम का है। हालांकि इस डील के कुछ हिस्सों को सीक्रेट रखा गया था। उन्होंने ये खुलासा किया कि उन्होंने होटल में और भी अधिक पैसा इन्वेस्ट किया था, जो जाहिर है कि होटल चालू होने पर चुकाया जाएगा। हालांकि कब होगा, इसी में दुविधा बनी हुई है, क्योंकि सरकार ने अपने कैलेंडर में होटल के लिए एक उद्घाटन का दिन नहीं रखा हुआ है। 2019 में मेन एंट्रेंस के ऊपर बड़ी उम्मीदों से एक नया साइन पोस्ट किया गया था, लेकिन तब से दरवाजे कसकर बंद है। इसलिए भाई, इतने सालों पहले उनका जो मकसद था कि दक्षिण कोरिया से विश्व के सबसे ऊंचे होटल का ताज चुराना है, उसके बजाय अब इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया की सबसे बड़ी खाली इमारत के रूप में दर्ज किया गया है। या कहीं ये किम जोंग खाली तो नहीं है? मैं खुद चेक करूंगा यार। अब हो सकता है कि मैं यहाँ पर कुछ मिस कर रहा हूँ, लेकिन यार किसी होटल को अगर इतनी ब्राइट लाइट्स में कवर कर दिया जाए कि वो पूरे शहर से दिखे, तो इसमें ठहरने का प्लान बनाने वाले गेस्ट बितक नहीं जाएंगे क्या? इसके अलावा जो पैसा उन्होंने फैंसी लाइट की दीवार पर खर्च किया था, क्या उन्हें बेहतर तरीके से खर्च नहीं किया जा सकता था? उससे इमारत के इंटीरियर का काम पूरा नहीं कर लेते हैं ना? ये सब ठीक है, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि सरकार का इसे एक फंक्शनल होटल के रूप में खोलने का प्लान है। भले ही एंट्रेंस पर साइन लगा दिया है, हो सकता है कि उन्हें समझ आ गया होगा कि इंटीरियर डेकोरेशन बहुत महंगा पड़ेगा भाई, खास तौर पर यह देखते हुए कि इस देश में हर साल कितने कम विजिटर आते हैं, और ये कोविड-19 पैंडेमिक के पहले की बात है। वेल, अगर ये निकट भविष्य में अपने दरवाजे नहीं खोलने वाला, तो मेरे दिमाग में इसके लिए कुछ बेहतर चीजें हैं, जो प्रोपेगेंडा से तो अच्छी होंगी। मैं आपके बारे में नहीं जानता, लेकिन इस 1080 फीट की पूरी चीज पर एक फिल्म देखने का इमेजिन कीजिए, या 105 मंजिल के इस बैड बॉय के ऊपर मारियो कार्ट के कुछ गेम खेलें। तो क्या आपके पास कोई और आइडिया है कि इसको कैसे यूज करें? मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताएं। खैर, मजाक एक तरफ, लेकिन रेवयोंग की कहानी में एक बड़ी चिंता की बात है जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं की, वो ये है कि इसकी लागत। अब आपको इसकी लागत 75 करोड़ लग रही है, जो बहुत ज्यादा नहीं लगेगी। अगर आप जाने कि लंदन के शार्ड और दुबई के बुर्ज खलीफा जैसी गगनचुंबी इमारतों को बनाने में प्रत्येक पर 150 करोड़ डॉलर की लागत आई है, लेकिन ये फर्क है कि उत्तर कोरिया के ज्यादातर नागरिक घोर गरीबी में जी रहे हैं। हाल की रिपोर्ट से पता चलता है कि इस कठोर शासन के नागरिक दक्षिण कोरिया की औसत आय का केवल 4% कमाते हैं। ये प्रतिमाह $99 से थोड़ा ज्यादा ही है। भले ही इस देश के आर्थिक विकास की दर उसमें थोड़ा थोड़ा सुधार हो रहा है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तर कोरिया की औसत इनकम घट रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस हर्मिट किंगडम के शासक का ध्यान मिलिट्री, परमाणु हथियार और वाहियात दिखावटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने में ज्यादा है। ये उनकी दिखावटी ताकत से बाहरी दुनिया पर सिक्का जरूर जमाता है, लेकिन इसकी कीमत इसके नागरिकों को चुकानी पड़ती है। मेरा मतलब, अगर अमेरिका आज ऐलान कर दे कि वो अपनी जीडीपी का 2% एक होटल बनाने में खर्च करेगा, तो दंगे हो जाएंगे भाई। अब माना कि अमेरिका की जीडीपी उत्तर कोरिया के मुकाबले लगभग 21 खरब डॉलर से ज्यादा है, लेकिन इसका 2% ही 420 अरब होता है। इतने पैसे में वो वर्ल्ड वन सेंटर को 1335 बार बना सकता है, और वो शायद पूरे सेंट्रल पार्क को एक विशाल गगनचुंबी इमारत में बदल सकता है। मेरा मतलब है, ये निश्चित रूप से बाकी दुनिया को एक संदेश भेजेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अमेरिका के नागरिक इससे बहुत खुश होंगे, खास करके अगर ये बाद में पूरी तरह से खाली पड़ा रहे। पैसे हो जाएगी, कितनी बर्बादी होगी यार। चलो, इन सब के अलावा यदि आप कभी उत्तर कोरिया की यात्रा करते हैं, तो दुनिया के सबसे डरावने देश में एक होटल में रुकना वास्तव में कैसा लगेगा? वेल, प्योंगयांग में लगभग 8 होटल खुले हुए हैं, और वे सभी काफी हद तक एक समान है। इनका डेकोर 1950 और 60 के दशक की याद दिलाता है। डाइनिंग रूम बड़े बड़े हैं और ज्यादातर खाली हैं। सीढ़ियां और हॉलवे अंधेरे हैं। बिजली कटौती अक्सर होती है। यार, ये तो बिल्कुल मेहमान नवाज नहीं लगते। लेकिन अब तक की सबसे अजीब चीज है बेड साइड टेबल में बनी छोटी रहस्यमय मशीनें। हो सकता है कि वो फोन सिस्टम या रेडियो का पार्ट हो। आपको क्या लगता है कि वो क्या है? आपके अनुमान को ही मैं मान लूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझ में कभी वहां पर जाकर पता लगाने की हिम्मत आ पाएगी। तो आपको क्या लगता है कि रेवयोंग होटल कभी खुल पाएगा या नहीं? क्या आप कभी सच में उत्तर कोरिया गए हैं? इसे अपनी आंखों से देखा है? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।